सबसे पहले बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल लव जिहाद के मुद्दे पर अब आरएसएस ने धर्म जागरण अभियान शुरू करने की बात कही है। साथ ही यह भी बताएंगे कि आज कहां से सामने आए हैं लव जिहाद के केस। दूसरी खबर अयोध्या से जुड़ी हुई है। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस केस में फैसले की तारीख तय हो गई है। तीसरी खबर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में गड़बड़झाले को लेकर है। और चौथी खबर रायबरेली से है, जहां सदर विधायक अदिति सिंह की बहन देवांशी सिंह चालान कटने पर इस कदर नाराज हुई कि दरोगा को सरेआम लताड़ लगा दी। और आखिर में बताएंगे कि फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर में तीमारदारों ने हंगामा क्यों काटा है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ आरएसएस धर्म जागरण अभियान चलाने की तैयारी में है। संघ की आंतरिक बैठक में यह रणनीति तैयार की गई है कि जिस तरह हिंदू बेटियों का धर्मांतरण करके उनसे जबरन निकाह किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए हिंदुओं को जागरूक किया जाएगा। साथ ही संघ के स्वयंसेवक गांव-गांव जाकर हिंदुओं को लव जिहाद के बारे में जानकारी देंगे, उन्हें जागरूक करेंगे। दरअसल कानपुर के जूहीलाल कॉलोनी में एक साथ कई लव जिहाद के मामले सामने आए और उसके बाद आरएसएस ने यह तय किया है कि वो लोगों को जगाने का, जागरूक करने का अभियान शुरू करेगा। लिए सरकारें जो कार्रवाई कर रही हैं उसके साथ साथ सामाजिक चेतना भी जगाने के लिए लोगों से अनुरोध किया है कि ऐसे गरीब परिवारों की, कमजोर परिवारों की भोली भाली नवयुवतियों को जो धर्म का छुपाकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर लोग प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाकर एक तरह से धर्मांतरण करा रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो जनजागरण किया जाए, उन लोगों को बताया जाए, ऐसे परिवारों को, ऐसी नवयुवतियों को कि आप जो कुछ कर रही हैं यह एक झांसा है, इसकी अंतिम परिणति आपको धर्मांतरण तक ही नहीं सीमित है, आपकी मौत तक सीमित है। योगी जी से हम आग्रह करेंगे कि सारे जो अभी कोर्ट मैरिज के जितनी भी शादियां हुई हैं, एक वर्ष का रिकॉर्ड निकालकर उसका जांच किया जाए और ऐसे लोगों का जांच पड़ताल किया जाए कि ऐसे जो बहु बेटियों को शिकार बनाया गया है, वहाँ शिकारी किस प्रकार से हिंदू बहु बेटियों को शिकार बनाए हैं, उस लव जिहाद के में उन्होंने फंसाया है और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रशासन को निर्देश दें। और अब जरा यह भी देखिए कि संघ की तरफ से जो ऐलान हुआ है, जो तैयारी की जा रही है, उसका आधार किस बात को बनाया गया है। दरअसल आज 3 ऐसी खबरें सामने आई जिनमें लव जिहाद का आरोप लगा है। पहली तस्वीर हरदोई की, दूसरी मेरठ की और तीसरी आगरा से। तीनों ही जगह पर पहचान और धर्म छुपाकर लड़की से दोस्ती करने और उसे प्यार में जाल में फंसाने का आरोप लगा है। और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, लगातार मामले सामने आ रहे हैं लव जिहाद के। अब संघ ने यह तय किया है कि जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, लोगों को समझाएंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2017 से महिलाओं पे अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। अगर ये कोशिश सरकार की, इसकी मतलब कि अब सरकार को उत्तर प्रदेश की सरकार पे किसी को भरोसा नहीं रह गया है। अब उनके जो विंग है उनको ही भरोसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से महिलाओं के साथ और छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय हुआ है, तो माने कानून व्यवस्था का मामला है। आज तक ये माने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में फेल हो चुकी है। अब तो आरएसएस ने नहीं मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो गई है। हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहेंगे कि महिलाओं पे अत्याचार रोकिए। हम देश में नंबर 1 पे हैं। मुझे तो शर्म आती है कि हम देश के नंबर 1 पे महिलाओं के अत्याचार में, तो मुझे लगता है औरों को भी आनी चाहिए, हिंदुस्तान जो उत्तर प्रदेश के अंदर रहते होंगे, और आपको भी आएगी। क्योंकि जब महिला को उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो जाएगा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग कहाँ हैं आज? ये कह रहे थे, इन्होंने जो वादे किए थे कि हम आएंगे तो यहाँ पे करप्शन कम होगा, हम आएंगे तो रोजगार पैदा होगा, गौ शेल्टर बनेंगे, घरों में रहेंगी, जबकि रोड पे घूम रही है। 6 महीने में आप गड्ढा मुक्त कर रहे थे, वो भी नहीं कर पाए। आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जो प्रदेश में कुछ हुआ हो। अब इनके पास साल 1.5 साल बचा है, अब इनको तो कोई बचा नहीं सकता। अब 2022 में 22 साल के लिए बीजेपी आउट, इतना सा है। उसके लिए चाहे बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, मनोज मिश्रा जी उसमें क्या कर लेंगे बेचारे, वो तो टाइम पास कर रहे हैं, उनको पता है। ठीक है मनोज मिश्रा जी, आरएसएस ने कहा है कि जन जागरूकता अभियान चलेगा, लोगों को समझाएंगे। उनकी शायद लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। अनुराग जी, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ कहेंगे जो इस साजिश में इन्वॉल्व है?
क्योंकि कई जगह तो 50 साल के लोग हैं, वो अपना नाम बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, पहचान बदल रहे हैं और फिर नाबालिग बच्चियों को निशाना बना रहे हैं। सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। जिस तरह से सरकार काम कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में, सरकार किसी की भी रक्षा नहीं कर पा रही है। ना गाय माता की सुरक्षा कर पा रही है, ना जनता की सुरक्षा कर पा रही है, ना भाई बहनों ना उत्तर प्रदेश की बहनों की और माताओं की सुरक्षा कर पा रही है, ना ही यहाँ पे जो यूथ है उसको सम्मान दे पा रही है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार सारे फ्रंट पे फेल हुई है। बस सरकार मान ले कि हम फेलियर हैं, हमारे बस की अब है नहीं, अब 1.25 साल बचा है, आपका हमें तो जाना है। तो जाने के समय में आप जब आदमी जाने लगता है ना तो कोशिश करता है, लास्ट कोशिश करता है कि शायद कुछ हो जाए। अब कुछ होना नहीं है, अब तो बीजेपी आईसीयू में चली गई है। मनोज मिश्रा जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो ये जिस तरह से आरएसएस कह रही है कि अब हम अभियान चलाएंगे, लोगों को समझाएंगे, जागरूक करेंगे, इस जागरूकता की जरूरत है या कानूनी सख्ती की? देखिए, दोनों फ्रंट पे काम करना जरूरी है कि कई बार तो धोखा कर दिया जाता है, तो उस धोखे रोकने के लिए कानूनी फ्रंट पर जरूरत है। लेकिन जब स्वतः स्फूर्त जो मामला है वो अगर बच्चों में आ जाएगा तो चीजें ठीक रहेंगी। तो दोनों फ्रंट पर काम होना जरूरी है। एक फ्रंट पे जहां पर संघ जागरूकता की बात कर रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार इस चीज को गंभीरता से ले रही। उन्होंने कुछ लोगों को कहा है, कमेटी बनाई है जो ये तय करेगी कि इस पर कैसे रोका जा सके, कैसे जबरदस्ती जो धोखाधड़ी होती है उसको कैसे रोका जा सके। और ये सपा के मित्र हमारे बोल रहे थे, अनुराग जी भदौरिया, ये आपने बहस में भी देखा होगा, वैसे भी देखा होगा, रटे हुए रहते हैं तो नहीं बोलते हैं। और ये उनका एक रिकॉर्डर है, वो चालू कर दो बंद कर दो तो नहीं बोले। इनको किसी प्रॉब्लम से मतलब नहीं, पूरी समाजवादी पार्टी से पूरा विपक्ष। लेकिन मनोज जी, सपा का कहना है कि ये कानून व्यवस्था का मसला है, बच्चियों पर अगर अपराध हो रहे हैं तो ये कानून व्यवस्था संभालना सरकार की जिम्मेदारी है। हेलो मनोज जी, सुन रहे हैं आप मुझे? हेलो मनोज जी, आवाज मिल रही है? आवाज आ रही? हेलो जी जी, बोल सकते हैं आप। कानून व्यवस्था का मुद्दा बता रही समाजवादी पार्टी की बच्चियों की सुरक्षा भी तो कानून व्यवस्था का मामला है। कानून व्यवस्था का मामला होगा, ये 3 वर्षों से चला आ रहा है, बस तरीके से चला आ रहा है। कानपुर में लगाता हूँ, सब सरकार का ध्यान इस विषय पर दे रहे कि थाना क्षेत्र में 5 समय जो रोकनी लगती है, सरकार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मनोज मिश्रा जी, अनुराग भदौरिया जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना अपना पक्ष रखने के लिए। और मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग की किडनैपिंग के केस में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह खबर विस्तार से आपको बताएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखनऊ से एक अहम खबर, अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में 30 सितंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय हो गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने यह तारीख तय की है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 49 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया था। 32 आरोपियों पर लगे आरोपों पर फैसला सुनाया जाएगा। चार्जशीट में शामिल 17 आरोपियों की अब तक मृत्यु हो चुकी है, मौत हो चुकी है। आरोपियों में अभी लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और साध्वी रितंभरा, उमा भारती, विनय कटियार समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। तय किया है कि उपरोक्त सभी अभियुक्त गणों के विरुद्ध, जितने इसमें लोग कुल 32 लोग हैं, 32 लोगों के विरुद्ध इसमें अपना अंतिम फैसला यानी जजमेंट इसका 31 सितंबर 2020 को न्यायालय ने सुना देने का आदेश पारित कर दिया है। तो 6 दिसंबर 1992 ये तारीख किसी से छुपी नहीं है। इसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी हुए, कई बार राजनीति भी हुई, चलती रही और अब जाकर सीबीआई की विशेष अदालत ने यह तय किया है कि फैसला सुनाने की तारीख क्या होगी। तो यह तारीख सामने आ गई है। विवादित ढांचा गिराने के मामले में तय किया गया है कि 30 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा।
और इस मामले पर संतों का क्या कहना है, रिएक्शन क्या है, सुनाते हैं आपको। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि जितने भी उसमें आरोपी हैं सब बाइज्जत बरी होंगे और कोर्ट से ही उम्मीद है। और कोर्ट जो है निश्चित रूप से यही न्याय है, यही कोर्ट से आएगा, यही उम्मीद और आशा है। बाइज्जत उन लोगों को बरी करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो एक सवाल, देश के लोग जो ऐसे वर्ग के लोग हैं जो इस चीज को दूसरे तरीके से भुनाना चाहते हैं, अब भी वो लोग बोलते हैं, उनकी बात सत्य ना हो, सही ना हो, इसके नाते उसको एक्सपोज करना चाहिए, बंद करना चाहिए, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनको बाइज्जत बरी करना चाहिए। तो फैसला सुनाने की तारीख तय है। हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, इससे पहले क्या क्या हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि जो जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जो इस मामले में आरोपी हैं, वो अपना पक्ष रखने के लिए अदालत के अंदर गए, अदालत में उन्होंने अपनी बात रखी। अब इन्हीं बयानों के आधार पर, कुछ सबूतों के आधार पर फैसला भी 30 तारीख को आना तय हुआ है। देखिए, ये पूरा मामला जो है ये 6 दिसंबर 1992 का है और इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट बनाई गई थी उसमें 49 लोग आरोपी बनाए गए थे, लेकिन चूंकि लंबा मामला चला, इस दौरान 17 आरोपियों की मौत हो गई है। कुल 32 आरोपी इस पूरे मामले में अभी तक हैं, जिनके ऊपर फैसला 30 सितंबर को सुनाया जाएगा। सीबीआई की विशेष अदालत अयोध्या प्रकरण में ये सुनवाई चल रही थी और 31 अगस्त को मौखिक जो बहस थी वो बचाव पक्ष की तरफ से दाखिल कर दी गई थी, जिसके बाद 1 सितंबर को कोर्ट की तरफ से जितने भी अभिलेख थे उन सब का संज्ञान लिया गया था। पूरी तरह से जो कंप्लीट फाइल है वो की गई थी और आज कोर्ट ने ये कहा है कि 30 सितंबर को इस पूरे मामले में फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की तरफ से तमाम गवाहियां जो हुई थी, उसके बाद सारे आरोपियों की गवाहियां की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की सुनवाई कंप्लीट हो। इसीलिए जो विशेष जज हैं इस पूरे मामले के, उनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया था। तो ऐसे में 30 सितंबर को इस पूरे मामले का फैसला सुनाया जाएगा और फैसला सुनाने के जाने के बाद जज जो हैं विशेष जज वो भी तुरंत रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसे में 30 सितंबर की जो तारीख है वो काफ़ी अहम रहेगी। कुल 32 आरोपी हैं, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, साध्वी तंबरा, उमा भारती, ये ऐसे नाम हैं जो इस पूरे आंदोलन से जुड़े रहे। तो ऐसे में इन सभी के भविष्य का फैसला 30 तारीख को सुनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका विशाल रघुवंशी इस पूरे अपडेट के लिए। और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में जमीन आवंटन का घोटाला किया गया। सीएजी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का ऑडिट किया तो इसमें कई गड़बड़ियां मिली। उद्योगों के हिस्से की जमीन का भी लैंड यूज बदलकर बिल्डरों को बेहद कम कीमत पर बेच दिया गया। खबर है कि अब इस गड़बड़ी पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और पिछली सरकारों में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात रहे अफसरों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। और रायबरेली में सदर विधायक अदिति सिंह की बहन देवांशी चालान काटने से नाराज होकर ड्यूटी पर तैनात दरोगा पर भड़क गई। इस दौरान उन्होंने दरोगा को जमकर हड़काया। इतना ही नहीं, दरोगा को उनकी जिम्मेदारी भी समझाने लगे। इसका वीडियो भी अब सामने आया है। विधायक अदिति सिंह की बहन देवांशी सिंह ग्रामीणों के साथ दरोगा को फटकार लगाती हुई दिख रही हैं। मामला मिल एरिया थाना इलाके का बताया जा रहा है। मैडम, हमको कुछ 100 रुपये लिए चालान काटे, अभी भी चालान पेपर रखा हुआ है।
खेत जाए कोई कहाँ जाए चौराहे में चलाने अभी मुझे लगता है घर से वो घर हमारी गाड़ी को अभी खेत से सब लोग आ रहे हैं, बताओ खेत से चालान काटने का क्या मतलब है? अरे भाई अगर गलती हो गई तो उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन पंकज एसपी और एसओ को जरा और फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में एक और मरीज की मौत का मामला सामने आया है। मरीज के परिवार वालों का आरोप है कि मरीज को खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया था, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत से गुस्साए परिवार वालों ने पुलिस के सामने डॉक्टरों से अभद्रता भी की। इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पहले लोग मरीज को प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं, फिर तबीयत बिगड़ने पर यहां लेकर आते हैं। उसके बाद मरीज की मौत हो जाने पर अस्पताल पर ही आरोप लगाते हैं। और लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान में ऑक्सीजन टैंक में रिसाव। एसी प्लांट के ऑक्सीजन टैंक में रिसाव हुआ है। ऑक्सीजन टैंक के रिसाव को रोकने में कर्मचारी जुटे हुए हैं। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान में ऑक्सीजन टैंक में रिसाव हुआ है। एसी प्लांट के ऑक्सीजन टैंक में रिसाव की खबर है। टैंक के रिसाव को रोकने में कर्मचारी लगे हुए हैं। विशाल रघुवंशी अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, खबर विस्तार से बताइए। देखिए, लखनऊ के लोहिया संस्थान में बने एसी प्लांट के वॉल में रिसाव हो गया था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन टैंक से लगातार रिसाव हो रहा था। फिलहाल रिसाव की जानकारी मिलते ही मौके पर ऑक्सीजन प्लांट के अधिकारी पहुंच गए हैं और अभी फिलहाल रिसाव पर काबू पा लिया गया है। रिसाव को जो वॉल्व जहां से रिसाव हो रहा था उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन करीब आधे से 1 घंटे तक ये रिसाव हुआ है। और लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान में चूंकि लगातार मरीजों का का ट्रीटमेंट होता है, तो ऐसे में स्थिति थोड़ा सा दिक्कत वाली हुई, लेकिन अभी फिलहाल रिसाव को रोकने में जो कर्मचारी जुटे थे वो कामयाब हो गए हैं और वॉल्व को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।